ये आप लोग कह रहे हैं कि ये अभी अदिति के ही बेस पे है कि अदिति कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा गुंजाइश है नहीं टैक्स कम करने की। मान लीजिए कोई आदमी जो 30% के ब्रैकेट में है, वो अगर उसका मान लीजिए आप 20% कर दें टैक्स, ऐसे हाइपोथेटिकल है समझने के लिए, तो वो क्या करेगा? उसके पैसे ज़्यादा बचेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, और अपने यहाँ जो मेड है या जो ड्राइवर है या जो गार्डनर है उसकी सैलरी इंक्रीज़ कर सकता है, तो एक टॉप डाउन ट्रिकल इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप उसको रियायत नहीं दे रहे हैं तो वो सबसे पहले उधर ही कटौती करता है। तो हम ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट या ट्रेडिशनल गवर्नमेंट यही क्यों सोच के चलती है कि ये जो 1.5 करोड़ लोग हैं इनसे मुझे जीवन में कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोबारा इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे पैसे या जो लोग टैक्स पेयर हैं उनको रियायत देंगे तो वो उसको आगे बढ़ाते हैं, और ये बात प्रूव हो चुकी है टाइम एंड अगेन। इस बात को क्यों नहीं समझ आते, या मेरी सोच ही गलत है, मैं ही गलत सोचता रहता हूं? कोहली जी बताइए आप। नहीं, बिल्कुल नीरज, सोच तो कतई गलत नहीं है। 1.5 करोड़ लोग, बाकी की 140 का या 138 करोड़, अगर हम 140 करोड़ लेके चले तो बाकी की 138 करोड़ जनता को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, जो आपने शुरू में कहा वो बात बिल्कुल ठीक है। पर इसमें इसी में से नीरज 2 बातें और निकल के आती हैं। एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, उसका एक आंकड़ा निकल के आया था पीछे कुछ टाइम पहले। उन्होंने ये कहा कि 25,000 से प्रति माह ऊपर कमाने वाले जो लोग हैं वो इस देश में केवल 10% है। मतलब मैं अगर 140 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन मान के चलूं, हालांकि एग्जैक्ट सेंसस नहीं है, हम 130-40 के बीच में बोलते रहते हैं, चलिए 140 मान लेते हैं। इसका मतलब कुल 14 करोड़ लोग ऐसे हैं नीरज जो कि 25,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। कुछ इसमें से हम किसान निकाल देते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो 14 करोड़ लोगों में से भी केवल, इसका मतलब साल की 3 लाख रुपए हो गई। तो साल की 3 लाख रुपए आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है। तो इसका मतलब अगर किसान हम निकाल दें तो क्या ये टैक्स एवेजन है? और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा इसी से कनेक्टेड निकल के आया कि 3% लोग ऐसे हैं भारत में जो कि 25 लाख रुपए साल से ज्यादा कमाते हैं। अब देखिए आप, 3% लोग हैं जो 25 लाख से ज्यादा कमाते हैं, पर टैक्स जो असल में देते हैं वो 1 करोड़ है। तो अब बात ये निकल के आती है कि क्या जो टैक्स की कलेक्शन अभी आ रही है, या जो ये 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, 7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, क्या ये बेस आगे बढ़ ही नहीं सकता है? क्योंकि ये पिछले कुछ टाइम से नहीं बढ़ रहा है। आपने 26AS निकाल दिया, AIS निकाल दिया, जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है, जो टैक्स एवेजन के अलग अलग पॉइंट्स हैं, उन पे चेक लगा दिया आपने। तो क्या ये टैक्स बेस नहीं बढ़ना ये बता रहा है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है या वाकई में टैक्सेबल लोग नहीं है, या ये बता रहा है कि हमारे जो चेक पॉइंट्स हैं टैक्स पे वो काम नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये टैक्स बेस नीरज पिछले 2 सालों में, कोविड को छोड़ देते हैं हम, पिछले 2 सालों में इतना बढ़ा नहीं है, जबकि सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है इसको बढ़ाने के लिए। बहुत सारी नई चीजों पर TDS लाया गया, ये सब किया गया। तो ये 1.5 करोड़ की गिनती किसी तरह बढ़ाई जाए। एक तो बात जो आप कह रहे हैं वो है ही है कि क्या 1.5 करोड़ लोग अगर बाकियों को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं तो आपको उनको रियायत देनी चाहिए, जिससे कि वो उस मर्ज को आगे फैलाएं और लोगों को नौकरी भी दें, खर्च भी ज्यादा करें। दूसरा ये कि ये 1.5 करोड़ की गिनती किसी तरह बढ़ाई जाए, ये बढ़ नहीं रही है। तो इसके ना बढ़ना जो है ये मुझे बहुत चिंता की बात लगती है। क्योंकि मैं जब छोटा था नीरज, तो मैं बहुत स्कूल में था, तो मैं एक बार, मुझे एस्से लिखने को मिला भारत पर, तो मेरी मदर साथ बैठी थी, बहुत साल पुरानी बात है। तो पहली लाइन उन्होंने मुझे लिखवाई, भारत एक गरीब देश है। मुझे आज तक वो लाइन भूलती नहीं है। आज उस बात को 30-40 साल बीत चुके हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो ये क्या 30-40 साल बाद भी आज हम 140 करोड़ की जनता में 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, मैं अगर दूसरे तरीके से कहूं कि जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर इनकम कमाते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से सरकार को जहां एक तरफ रियायत देनी चाहिए, वहां पर दूसरी तरफ टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत सीरियसली करना चाहिए। आपकी टैक्स टू GDP रेशियो 10 जगह देखी जाती है, रेटिंग्स के लिए देखी जाती है, इन्वेस्टमेंट के लिए देखी जाती है, FDI के लिए देखी जाती है, बहुत चीजों के लिए देखी जाती है, मार्केट स्टडी करने के लिए देखी जाती है। तो मुझे लग रहा है ये जो टैक्स का बेस है इसका कम होना, ये सरकार के लिए एक चिंता की बात होनी चाहिए। क्योंकि ये बात आपकी ठीक है कि मैं पूरी की पूरी जनता के लिए, आपने कहा टैक्स कलेक्शन मेरी 14,70,000 करोड़ हुई, जो कि 25% ज्यादा आई है। तो इसका मतलब वो जो 1.5 करोड़ लोग हैं वो बेचारे और दिए जा रहे हैं। और दूसरी एक बात नीरज मैं जल्दी से जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है कि वेल्थ टैक्स को यहां पर लाने की जरूरत है। क्योंकि आप जब तक मैं अगर स्टॉक मार्केट की बात करूं, जितने देश के अमीर लोग हैं उनकी ज्यादातर अमीरी
उनकी शेयर होल्डिंग से डिफाइन की जाती है। प्रॉपर्टी, गाड़ियां, ये सब उनके पास हैं, पर ज्यादा उनके पास शेयर्स हैं। जब तक वो शेयर्स को बेचते नहीं है तब तक उनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता है। तो शेयर्स का होना या वेल्थ का सिर्फ होना ही, मुझे लगता है जब वेल्थ टैक्स हटाया गया था तब देश की परिस्थिति और थी। आज देश की परिस्थिति इतने सालों बाद और है। तो वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स, ये दो टैक्सेस मुझे लगता है नीरज के आज की परिस्थिति में आना चाहिए। ठीक है, आ सकता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं, ला भी सकते। मेरा सवाल ये है कि मैं आपकी बात से एग्री हो गया कि टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए। अब टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा है, इसका सर एक ही कारण हो सकता है कि आमदनी नहीं बढ़ रही है ना। अगर हम ऐसा सिस्टम चला रहे हैं जहां पे उस 1.5 करोड़ को हम एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, वो 2.5 लाख से ऊपर लिमिट ही नहीं, मतलब बढ़ते नहीं रहे लोग, तो फिर आई एम सॉरी टू से कि हम बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम चला रहे हैं जहां पे लोगों की आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। तो या तो हमारी इकोनॉमी में फॉल्ट है, थिंकिंग प्रोसेस में फॉल्ट है, या हम जो आपने बचपन में निबंध लिखा था वो निबंध आज भी चल रहा है। क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि या तो बहुत गंभीर समस्या है ये। उसके हाँ बोलिए। मैं मुझे जवाब देने का मौका दीजिए, मुझे जवाब देने। देखिए, जिस के शेप्ड रिकवरी की नीरज हम बात करते हैं, हम भले ही जब हम सरकार की नीतियों को सपोर्ट करते हैं, हम सरकार के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और ठीक भी है, पर के शेप्ड रिकवरी से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, उनकी टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, वही लोग टैक्स ज्यादा दिए जा रहे हैं। पर जो लोग गरीब हैं, गरीबी की रेखा के आसपास हैं, जो मार्जिनाइज हैं, 25,000 से नीचे या 25,000 के आसपास पर मंथ कमाते हैं, उनकी इनकम बढ़ नहीं पा रही है। यही ये जो आप बात कह रहे थे इनएफिशिएंसी की, ये यहीं पर आ रही है कि रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर। जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ है, जो ऑक्सफैम की अभी हाल में रिपोर्ट आई थी नीरज, कि 1% लोग 40% वेल्थ होल्ड करते हैं इस देश की। जीएसटी नीचे के लोग 64% देते हैं, ऊपर के लोग बाकी का 36% देते हैं, जो बॉटम हाफ ऑफ पॉपुलेशन है। तो ये भले ही ये आंकड़े एक्यूरेट ना हो, भले ही आंकड़े कोई प्रोपेगेंडा हो या सरकार के खिलाफ एजेंडा, जो भी हो, हम उसमें नहीं जाते, पर ये फैक्ट है कि हम इस बेस को नहीं बढ़ा पाना, या तो टैक्स इवेजन को हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वाकई में इस देश की जनता पर मंथ या पर एनम उतना नहीं कमा पा रही है कि वो देश की प्रगति में, देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान टैक्स के जरिए दे सके। तो यही रीजन है कि सरकार का जो एल्बो रूम है वो कम हो जाता है। आप एग्जेम्पशन, जैसे ही छोटी सी एग्जेम्पशन देते हैं, आपकी टैक्स कलेक्शन एकदम 30,000, 40,000, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़ का एकदम छोटी सी अमेंडमेंट से फर्क पड़ जाता है। बस यहीं आके गाड़ी नीरज रुक जाती है। मुझे लग रहा है यहीं पर सबसे ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है। ये चिंतन इसलिए भी करना चाहिए कि अगर आप वो 40% आमदनी या 1% आमदनी जिनके वो ऑक्सफैम की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, वो इसीलिए है ना क्योंकि आप सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। वो कोई चोरी करके थोड़ी बढ़ रहा है, वो इसी सिस्टम से जनरेट हो रहा है और आप उस सिस्टम को चेक करना नहीं चाहते। मैं तो अब समझ में नहीं आती बात कि ये कैसे सिस्टम चल रहा है कि आप पर कैपिटा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं, पर कैपिटा देखा आपका क्या है, उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी ऐसी ग्रोथ बन रही है। अब ये तो मुझे याद आ रहा है यूपीए 2 के जमाने की कि ग्रोथ हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहे हैं। सुबह सर ये कैसी ग्रोथ हम देख रहे हैं कि टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा है, टैक्स पेयर नहीं बढ़ रहे हैं, खाली रिटर्न फाइल हो रहे हैं, तो ये कौन सी ग्रोथ चल रही है आज देश में? ग्रोथ नहीं चल रही है। ग्रोथ जो बढ़ रहा है वो एनेमिक ग्रोथ रेट है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन कई बार हो सकता है। लेकिन बात ये है, जब हम टैक्स पेयर्स की बात कर रहे हैं, जब हम सर्विस, इंडिया में जब 60%, 57% सर्विस पेइंग सर्विस सेक्टर है, तो उसमें नेचुरली हम पर्सनल इनकम टैक्स का रेट को और नंबर्स बढ़ेंगे, इसका डिस्कशन ये मुझे बिल्कुल ही अजीब लगता है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब इनकम ही लोगों का आ रहा है उस स्रोत से, जिस स्रोत टैक्सेबल प्रॉपर्ली नहीं है, तो आप पर्सनल इनकम टैक्स का रेट्स को चेंज करके कुछ बहुत ज्यादा लोगों को टैक्स रेट्स में नहीं आ पाएंगे। एक सिंपल सी बात है कि जीएसटी, मैं फिर से जीएसटी की तरफ जा रहा हूं कि जीएसटी रेट्स में चेंज करने से कहीं आपको ज्यादा बैंग फॉर द बक्स मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग, क्योंकि अभी बहुत जितने लोग आप इनकम टैक्स में देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग जीएसटी नंबर्स में रिकॉर्डेड हो चुके हैं, वो चाहे मिडिल इनकम के हो या लोअर इनकम के ग्रुप में हो, बट वो जीएसटी नंबर्स में है। हम एमएसएमई सेक्टर में 66 मिलियन हमारे एमएसएमई है, जिसमें से करीब अबाउट 20 मिलियन के करीब एमएसएमई जीएसटीएन में नंबर में आ चुके हैं। लेकिन ये नंबर्स और ये डेटा को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बाय
जीएसटी में डिफरेंट रेट्स लाने का, प्रैक्टिकल रेट्स लाने का। तो इसी वजह से टैक्स नहीं बढ़ रहा है। इसलिए पर कैपिटा इनकम से इसको जोड़ना कोई